हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। आज 8 सितंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत प्यारे दोस्तों हम लोग। और अगर आपने अभी तक स्टार IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अगर मुझसे हरियाणा GK प्लस करंट अफेयर स्पेशली HTET के लिए पढ़ना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए स्टार IQ एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप लोग इस बैच को अवेल कर सकते हैं। और इसके अलावा ग्रुप D के 4000 MCQ का कोर्स है, वो भी स्टार IQ एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आप लोग उसको भी अवेल कर सकते हैं, उसको भी पढ़ सकते हैं आप लोग। इस बैच में जो बच्चे एनरोल है उनको बता देता हूँ, इसमें आज रात को 9 बजे लाइव क्लास होगी, ठीक है ना। एक्चुअली 8:30 बजे होती थी पहले, लेकिन अब से 9 नहीं 9:15 बजे, ठीक है ना, 9:15 बजे इसमें लाइव क्लास हुआ करेगी। तो रात को कुछ क्लासेस इसके अंदर जो 9:15 बजे वाली लाइव, मतलब 8:30 वाली क्लास है, वो 9:15 बजे शिफ्ट कर दिया मैंने लाइव के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का जो पहला आपका करंट अफेयर है वो क्या रहेगा। उससे पहले कल सवाल पूछा था, उसका सही जवाब दे देता हूं कि हरियाणा के एकमात्र टीचर जिन्हें राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया है। तो राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया है श्री सत्यपाल जी को अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति जी के द्वारा ही सम्मानित किया गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर इस सवाल का पहला ही बिल्कुल ठीक था। आज का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के किस वैज्ञानिक को अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी के उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी के उपाध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर जगमोहन सिंह को। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। डॉक्टर जगमोहन सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर पौध रोग विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर हैं। ये डॉक्टर जगमोहन सिंह ढिल्लो इनका पूरा नाम है। इनका अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी की पौध रोगजनक और रोग जांच समिति में उपाध्यक्ष के रूप में इनका सिलेक्शन हुआ है। इस उपलब्धि में जो यूनिवर्सिटी के VC हैं प्रोफेसर BR कंबोज, इन्होंने इनको सम्मानित भी किया है। अच्छा, एक्चुअली क्या है, फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी की एक पौध रोगजनक और रोग जांच समिति में 15 देशों से जुड़े सदस्य शामिल होते हैं इसमें। और इसमें करते क्या हैं ये लोग करते हैं पौध रोग जनकों और उनके सहायक से संबंधित मामलों पे ध्यान देते हैं। मतलब पौधों में कैसे कैसे बीमारियां आती है, किस तरीके से उनको ठीक किया जा सकता है, उन पे रिसर्च करते हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको चेक किया करते हैं। तो इनसे संबंधित एक सोसाइटी बनी हुई है एक्चुअली, और उसी सोसाइटी के अंदर उपाध्यक्ष के पद के रूप में सिलेक्शन हुआ है प्रोफेसर डॉक्टर जगमोहन सिंह ढिल्लो का, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो अच्छे से जानते ही हैं कि BR कंबोज इस यूनिवर्सिटी के VC हैं। और आपको ये भी शायद पता होगा कि ये जो यूनिवर्सिटी है इसकी के बाजरा डिपार्टमेंट जो है ना, उसी को अभी मैंने कल ही पढ़ाया था आपको, बेस्ट अवार्ड मिला है, मतलब बेस्ट यूनिवर्सिटी अवार्ड मिला है उसी बाजरा के रिसर्च के लिए। तो ये क्वेश्चन भी सॉरी सरसों के रिसर्च के लिए, नॉट बाजरा, ठीक है ना, सरसों। हालांकि बाजरे की किस्में भी इन्होंने नहीं बनाई थी, लेकिन सरसों मस्टर्ड के लिए जो है इनको बेस्ट अवार्ड दिया गया था अभी हाल ही में। खैर, और ये यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 2 फरवरी को, ठीक है ना, 2 फरवरी 1970 को इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। ये हिसार के अंदर पड़ती है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, हिसार के अंदर मुख्यमंत्री जी आए थे कल ही के दिन, बिश्नोई मंदिर के अंदर आए थे। और बिश्नोई मंदिर में भगवान गुरु जम्बेश्वर जी का जो अवतरण दिवस था, एक्चुअली जन्माष्टमी के दिन उनका अवतरण दिवस मनाया जाता है। तो उसी उपलक्ष्य में बिश्नोई मंदिर के अंदर हर साल ही कार्यक्रम होता है, तो उसी उपलक्ष्य में आए थे और वहाँ पे समाज के लिए 21 लाख रुपए दिए। इसके अलावा चौधरी भजन लाल जी की जो मूर्ति है उसका भी अनावरण किया। और इसके अलावा मटका चौक का नाम बदलकर चौधरी भजन लाल जी के नाम पे होगा। और बाल समंद के अंदर जो कॉलेज है उसका नाम भी चौधरी भजन लाल जी के नाम पे होगा। इसके अलावा हिसार का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम भी चौधरी भजन लाल जी के नाम पे बनाने की बात की कही गई है। हालांकि रेलवे स्टेशन वाली बात के लिए विचार विमर्श है, अभी फाइनल नहीं हुआ, बाकी चीज़ों का फाइनल कर गए हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक छोटी सी बात जो मुझे पता नहीं कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, बट फिर भी कह रहा हूँ मैं, सही हूँ तो या गलत हूँ तो बता देना मुझे। एक्चुअली एक अपना जन संवाद कार्यक्रम के दौरान एक महिला ने, शायद तुमने भी शायद सुना होगा वो वीडियो या देखा होगा, एक महिला ने कहा कि रोजगार के लिए
आप हमारे गांव में या पड़ोस के गांव में फैक्ट्री बनवा दीजिएगा, जिससे जाहिर सी बात है अगर फैक्ट्रियां बनती है तो रोज़गार उपलब्ध होते हैं। तब मुख्यमंत्री जी ने उनको कहा कि आने वाले थोड़े दिनों के बाद चंद्रयान 4 जा रहा है, तो मैं उसमें बिठा के भिजवा दूंगा। और उसके बाद में कहा बैठ जाओ। एक जो ये लैंग्वेज लगी, मैंने इस वीडियो को सुना था एक्चुअली, तो ये जब लैंग्वेज मुझे जो लगी, अपने इंस्टाग्राम जो स्टार IQ वाला है ना इंस्टाग्राम, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन कर लेना। स्टार IQ एजुकेशन के नाम से इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे पेज है, उसको ज्वाइन कर लेना। मैं वीडियो शेयर कर दूंगा वहाँ पे। तो मुझे पर्सनली बता रहा हूँ, मतलब मैं टीचर हटके आपका दोस्त बन के बात कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों ये बड़ी अजीब सी चीज़ लगी एक नागरिक होने के नाते कि यार जो भी तो मांगी है, बल्कि फैक्ट्री हो तो अच्छी बात है, मतलब बड़ी मीनिंगफुल बात की थी उन्होंने। एज्ड वुमेन है लेकिन एक अच्छी बात की है उन्होंने, और ये सोच शायद मेरी भी है। मैं भी सोचता हूँ कि जगह जगह पे फैक्ट्री होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलता है, मतलब और ना सही तो एटलीस्ट गाँव की महिलाओं को 10-15 हज़ार 20 हज़ार भी मिल जाता है तो घर का खर्चा बढ़िया वाला निकल जाता है। इसमें महिला पुरुष दोनों को रोजगार मिल जाता है तो सही चलता है, सब कुछ एकदम ओके परफेक्ट रहता है। ये काम का काम रहता है, पैसे के पैसे, फाइनेंशियल बैकअप बढ़िया रहता है। ये जवाब देना शायद इस पद पे आके ठीक सा नहीं लगा। आपका क्या विचार है बताइएगा आप। खैर, डेल्टा रैंकिंग में देश के 112 आकांक्षी जिलों की सूची में नूह किस स्थान पे रहा है? डेल्टा रैंकिंग के दौरान 112 आकांक्षी एक्चुअली पिछड़े जिले हैं, उनमें सुधार के मामले में नूह जो है वो दूसरे स्थान पे रहा है। नूह हालांकि बहुत चर्चा में रहा है पिछले दिनों में। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में नूह को दूसरा स्थान मिला है। ये उपलब्धि आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत मिली है और विभाग ने ये बताया है कि सोशियो इकोनॉमिक समेत 7 पैरामीटर में नूह ने अपने आप में खूब विकास किया है। जैसे कि नूह का जो विकास देखा गया है वो हेल्थ से रिलेटेड देखा गया है। हेल्थ में काफ़ी अच्छा सुधार किया है यहाँ पे। हेल्थ के साथ साथ मतलब आप न्यूट्रिशंस वैल्यू पे ध्यान दिया है, एजुकेशन पे, एग्रीकल्चर पे, वाटर रिसोर्सेज पे, फाइनेंशियल तरीकों पे भी देखा है, और इसके अलावा जो बुनियादी ढांचा होता है उसके ऊपर भी काम किया है। तो इन पॉइंट्स पे एक्चुअली मेजरमेंट होता है। 7 पे जो पैरामीटर्स है, इन्हीं 7 पैरामीटर्स पे नूह ने काम किया है। और पिछले महीने जो है ना, अभी थोड़े एक बैठक हुई थी, उसमें पहले देखो क्या नूह की डेल्टा रैंकिंग 30वें स्थान पे हुआ करता था। धीरे धीरे अब नूह दूसरे स्थान पे आ चुका है। धीरेन्द्र खटगड़ा जो है ना यहाँ के अभी के लिए उपायुक्त है। 112 आकांक्षी जिलों की लिस्ट बनाई गई थी देश भर के अंदर, और उस लिस्ट के अंदर 87 पैरामीटर तय किए गए थे, जिसमें से स्कूल बच्चों का ड्रॉप आउट है, इसके स्कूल के बच्चे जा नहीं रहे, जा रहे हैं तो छोड़ क्यों रहे हैं, डिलीवरी कितने दे रहा है स्कूल, कितने रिजल्ट्स दे रहा है, एग्रीकल्चर है, इरीगेशन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन्स है, स्किल डेवलपमेंट है, या बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, या हेल्थ है, इन सभी में सुधार करने के लिए जो पिछड़े जिले हैं ना भारत के, उन्हीं को आगे ले जाने के लिए ये नीति आयोग का एक कार्यक्रम था एक्चुअली। तो समय समय पे सर्वे करते हैं और सर्वे के अंदर कुछ स्कोर दिया करते हैं ताकि कंपटीशन के आधार पे राज्य अप एंड डाउन से अपने तरफ से राज्य बेस्ट रैंकिंग लेने के लिए उसमें काम भी करते हैं। फिर नीति आयोग, पता ना आपको नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसकी पहली बैठक 20 फरवरी 2015 को हुई थी। और नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति को आप लोग ये भी याद रखना कि 1 जनवरी की स्थापना तो ठीक है, लेकिन इसके तीसरे उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी प्रेजेंट में है। पहले जो सबसे पहले जो आपके इसके थे ना, इससे पहले तो राजीव कुमार थे, उनसे पहले अरविंद पनगड़िया थे। तो सबसे पहले अरविंद पनगड़िया, दूसरे राजीव कुमार, और तीसरे जो बने हैं ना अभी वर्तमान में सुमन के बेरी है। अमिताभ कांत तो इसके पहले CEO थे, दूसरे परमेश्वरन अय्यर, और तीसरे अब चल रहे हैं BVR सुब्रमण्यम। इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। इसको थिंक टैंक के नाम से जाना करते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होते हैं। भारत की पहली व ऐतिहासिक काठ और पुली हरियाणा के किस गांव में बनाई जाएगी? तो भारत की पहली और ऐतिहासिक काठ और पुली हरियाणा के अंदर टोपरा कला यमुनानगर के अंदर जो है वहां पे बनाई जाएगी। इसका 3D डिजाइन भी शेयर किया गया है। 800 साल पहले फिरोज शाह तुगलक इसी के माध्यम से अशोक स्तंभ को उखाड़ के ले गया था दिल्ली। और लोकसभा का जो अभी फाइनल 3D या उसको दिखाया गया ना, वैसे वैसे ही 14वीं शताब्दी में किस प्रकार काठ और पुली के बाद नाव के माध्यम से अशोक स्तंभ ले जाया गया था। अब 800 साल बाद उसी तर्ज पर यमुनानगर के ब्लॉक रादौर के गांव टोपरा कला के अंदर काठ और पुली का निर्माण किया जाएगा। स्पेशली
इस गांव के पार्क में ही कारीगरों के द्वारा खास लकड़ी से बनाया जाएगा, लकड़ी से तैयार करेंगे इसको। और काठ के 10 पहिए भी पहले जैसे काठ की तरह, वहीं पुली के पिलर भी वैसे ही बनाए जाएंगे, और जिसका 3D फोटो अभी हाल ही में शेयर किया ही है। एक्चुअली क्या है कि काठ को 8000 लोगों ने खींचा था। अब दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में अशोक स्तंभ है एक्चुअली, और जो टोपरा कला से अशोक स्तंभ को यमुना नदी से ले जाया गया था। ये क्वेश्चन हरियाणा जीके का बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको रेशम से लपेटा गया था, कच्चे रेशम से बने ईख के बिस्तर पे रखा गया था, यमुना नदी तक लाया गया, फिर 42 पहियों की विशाल काठ की गई थी एक तैयार, उसमें 8000 लोगों ने इसको खींचा था। और अशोक स्तंभ जो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला के अंदर है, उसे पहली बार सम्राट अशोक के द्वारा 273 और 236 ईसा पूर्व के बीच टोपरा कला में बनवाया गया था। लेकिन 1453 में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो ना टोपरा कला में शिकार के लिए आया, और उसकी नज़र इस स्तंभ पे पड़ी थी, उसे तोड़ना चाहता था, लेकिन बाद में उसे उखाड़ के ही दिल्ली ले गया था फिर वो। और टोपरा कला का गांव का नाम अरेबिक भाषा टॉप से निकलता है। इसी नाम से अफगानिस्तान में एक जगह भी है जो स्तूप था, और वह गुबंद के आकार का होता था। टोपरा कला भी उसी जमाने में बौद्ध स्तूप गुबंद की तरह ही था, इसके लिए इसका नाम फिर टोपरा कला पड़ गया है यहाँ पे आपका, ठीक है ना। यहाँ पे गांव में रामकुंडी जगह पर भी ऐतिहासिक चीज़ें निकलती रहती है, कई बार बर्तन, प्राचीन बर्तन, ईंटें, छोटे मोटे आभूषण वगैरह यहाँ पे देखने को मिलते रहते हैं। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में हरियाणा की सोनू पूनिया ने कौन सा पदक जीता है? तो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में हरियाणा की सोनू पूनिया ने सिल्वर मेडल जीता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। हिसार के बुडाक की रहने वाली है, कनाडा के अंदर सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने, ठीक है। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के अंदर सोनू गांव बुडाक की बेटी और दिल्ली BSF के कांस्टेबल है ये सोनू पूनिया, इन्होंने जो है ना कनाडाई खिलाड़ी को हरा के और सिल्वर मेडल जीत लिया है। CII राष्ट्रीय ऊर्जा कुशलता प्रतियोगिता में जिंदल स्टेनलेस स्टील ने कितने पुरस्कार जीते हैं? तो जिंदल स्टेनलेस स्टील ने इसके अंदर टोटल 2 अवार्ड जीते हैं। जिंदल स्टेनलेस स्टील, इसकी स्थापना 1970 में ओम प्रकाश जिंदल जी के द्वारा जो है ना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर वैसे न्यू दिल्ली के अंदर है। और जिंदल स्टेनलेस स्टील जो है ना, इन्होंने CII के द्वारा जो राष्ट्रीय ऊर्जा कुशलता सर्कल प्रतियोगिता है, इसमें कम से कम कार्बन न्यूट्रल, मतलब कम से कम कार्बन निकाला गया है। और इसके अलावा जो है ना प्रभावी तरीके से इन्होंने बिजली वगैरह का भी बचाव का प्रयोग किया। इसके चलते हुए इनको 2 पुरस्कार मिले हैं अभी हाल ही में। देश के अंदर जैसे धातु, सीमेंट, ग्लास आदि से 125 टीमों के साथ 400 प्रतिभागियों ने जो है ना इसके अंदर हिस्सा लिया है। और इसके अलावा जो है ना ये कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित करने वाली भारत की पहली स्टेनलेस स्टील कंपनी भी बन चुकी है। ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 4195 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगाए हैं। 100% LED लाइट का प्रयोग किया जा रहा है यहाँ पे। इलेक्ट्रिक मोटर और जल पंप की स्थापना, ये सब कुछ जो है ना सोलर एनर्जी से चलते हैं। पिछले साल कंपनी ने 156 लाख किलोवाट घंटा प्रति की बिजली की बचत की थी और 809 मेगावाट प्रति वर्ष ईंधन की बचत की थी। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन में 14,979 टन की कमी दर्ज की गई। इसीलिए इसको बेस्ट एनर्जी सेविंग कंपनी का अवार्ड भी मिल चुका है। इसी के साथ ये सेशन तो होता है समाप्त। और आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी इसरो के चेयरमैन को गोयल शांति पुरस्कार देगी? इसरो के बारे में, चंद्रयान के बारे में जितना आपको पता है बताइएगा जरूर कमेंट के अंदर। थैंक यू सो मच। सेशन को लाइक जरूर कर देना आप लोग। थैंक यू जी।